ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट को क्रॉस से रिप्रेजेंट करना था। ये स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर मतलब आंसर वुड बी अ नंबर, इसमें आई कैप जे कैप नहीं आया था। जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसका आंसर एक वेक्टर आता है बेटा, इट हैज अ डायरेक्शन। तो ए क्रॉस बी, जैसे ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा, ए क्रॉस बी था बेटा ए बी साइन थीटा, बट ये तो हुआ इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड, और क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन भी होता है। तो कोई भी वेक्टर जो है दैट इज इक्वल टू इट्स साइज इनटू, यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर डालना पड़ता है, यूनिट वेक्टर जिसका साइज होता है 1। एग्जाम्पल के लिए हमने 3 यूनिट वेक्टर डिस्कस किए थे फिजिक्स में। आई कैप था अलोंग एक्स एक्सिस, जे कैप था अलोंग वाई एक्सिस, के कैप था अलोंग जेड एक्सिस। तो अगर मुझे वेलोसिटी लिखनी हो, वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड अलोंग वाई एक्सिस, तो उसका पहले मैं लिखूंगा साइज, साइज हुआ बेटा 20। फिर डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर, उसका डायरेक्शन वाई के अलोंग है, तो साथ में हम लिख देते हैं जे कैप। तो उसकी जो वेलोसिटी है उसको लिखा जाएगा 20 जे कैप। मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इज 20, डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर इज जे कैप, मतलब अलोंग वाई एक्सिस। तो यहां भी साथ में हमें ना, जैसे यहाँ पे जे कैप लिखा, तो यहाँ पे हमने एक एन कैप लिखा हुआ था, वेयर एन कैप वाज रेफर्ड एज अ यूनिट वेक्टर जो कि ए क्रॉस बी की डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। ओके, तो अब इसकी डायरेक्शन के लिए एक कॉन्सेप्ट था, आपको बताया मैंने, दोबारा फिर एक्सप्लेन कर रहा हूं। मान लो ये एक बेटा प्लेन है, 3D ड्रॉ कर रहा हूं, एक ना ऐसे प्लेन है बेटा, इस प्लेन में ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी। थोड़ा बड़ा ड्रॉ करते हैं, इसको रब कर रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया। प्लेन को थोड़ा बड़ा ड्रॉ कर, मैं 2 बार समझाऊंगा इसको, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये एक प्लेन है, मानो जो इस रूम का फ्लोर है, जो फ्लोर उसकी बात कर, एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है। ये हो गया आपका वेक्टर ए और ये हो गया वेक्टर बी। दोनों वेक्टर ना फ्लोर पे है नीचे, ए बी, ऐसे इस तरह से पड़े हैं। अब अगर मुझे ए क्रॉस बी निकालना है तो मुझे अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को ए से बी की ओर घुमाना है, ए से बी की तरफ ऐसे। राइट हैंड की फिंगर्स को ए से बी घुमाना है बेटा, ऐसे ऐसे रखना है हाथ अपना, राइट हैंड ए से बी की ओर। तो जिधर को थंब पॉइंट करेगा वो होगा डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन बेटा ऊपर की ओर है, यानी एन कैप जो है ना, जैसे मैंने अभी भी जे कैप लिखा था, ये वाला एन कैप अपवर्ड्स। हाँ, अगर हमें बी क्रॉस ए निकालना, बी क्रॉस ए, तो फिर बी से ए की तरफ को घूमेंगे, बी से ए की तरफ, तो थंब आएगा नीचे को। तो बी क्रॉस ए निकालना हो उसका डायरेक्शन होगा बेटा डाउनवर्ड्स। चलो और सिंपल कर देता हूं, ये वाला अब कर रहा हूं, डॉट डॉट वाला कर चुके हैं पहले से। आज मुझे क्रॉस यूज करना है इसलिए इस पर थोड़ा ज्यादा जोर दे रहा हूं। मान लो ये बोर्ड है अपना, यही प्लेन है, ये हो गया वेक्टर ए और ये हो गया बेटा वेक्टर बी। सपोज कर लो अगर मुझे ए क्रॉस बी निकालना है तो मुझे अपना राइट हैंड की फिंगर्स को ए से बी की ओर घुमाना है।
तो थंब जो है ना बेटा आपकी तरफ को पॉइंट कर रहा है, बाहर को। थंब बाहर को मतलब इस टाइम जो क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन है ना, वो बोर्ड को राइट एंगल पे ऐसे होगी, इधर को। बेटा पेन नजर आ गया आपको? हाँ, इधर को होगी बेटा, बाहर की साइड को। अगर मुझे बी क्रॉस ए निकालना है तो मैं बी से ए की ओर जाऊंगा ऐसे। उस केस में डायरेक्शन आएगी इनटू द बोर्ड। मेरा जो थंब है ना वो बोर्ड के अंदर को तरफ पॉइंट कर रहा है, यानी ये मान के चलो कि ए क्रॉस बी का डायरेक्शन मेरी तरफ को है और बी क्रॉस ए का डायरेक्शन मेरे से अवे, वॉल की तरफ को, अंदर की तरफ, बोर्ड के अंदर को पॉइंट करना है। होप के क्लियर हो गया होगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट जब भी आपने निकालना है, मेरे को 2 कलर के पेन चाहिए, एक मिनट। तो ऐसे सोच लो बेटा, ये जो ऑरेंज वाला है ना ये ए है और ब्लू वाला वेक्टर जो है बी है। इनको अगर मैं ऐसे रख दूं आपकी तरफ को, ये ए आ गया, ये बी आ गया, तो अगर मुझे ए क्रॉस बी निकालना है तो ए से बी की ओर जाना है ऐसे। तो ए टू बी ऐसे गया तो थंब ऊपर को हो गया, तो क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन अपवर्ड्स। ठीक है, नजर आ गई आपको दोनों पेंसिल्स ना? ठीक है, ठीक दिख रही है। ऑरेंज ब्लू, राइट। तो ऑरेंज से जब मैं ब्लू की ओर जाऊंगा ए से बी की ओर, तो थंब पॉइंट करेगा ऊपर की ओर, तो क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन अपवर्ड्स। बी क्रॉस ए निकालना है तो मुझे फिंगर्स ऐसे रखनी है, तो ये थंब नीचे को होगा, तो बी क्रॉस ए का डायरेक्शन डाउनवर्ड्स। इसके बाद बेटा क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए एक मेथड था, दोबारा समझा रहा हूं, भूल गए होंगे, फिर से बता रहा हूं निकालना कैसे। ए क्रॉस बी निकालना हो मैथमेटिकली, मान लो आपको ए वेक्टर दिया है 3i कैप 4j कैप माइनस k कैप, वेक्टर बी दिया है आपको 2i कैप 3j कैप माइनस 4k कैप। तो आपको ए क्रॉस बी निकालना हो तो सबसे पहले 2 लाइनें खींच के ऐसे, इसको डिटर्मिनेंट कहते हैं। जो बच्चे मैथ्स वाले हैं वो +2 के मैथ्स से पढ़ेंगे। सबसे ऊपर की लाइन में आई कैप जे कैप के कैप लिखा, दूसरी लाइन में ए के कंपोनेंट्स 3 ए क्रॉस बी निकालने जा रहे हैं। पहले एक ड्रॉ करिए, ए क्रॉस बी इक्वल टू आई कैप जे कैप के कैप टॉप लाइन, 3 4 -1 सेकेंड लाइन, 3 4 -1, नेक्स्ट लाइन में 2 3 -4। हाँ जी लिख लिया। चलो अब अगली लाइन में बेटा क्या करना है, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। आई कैप वाला जो डिटर्मिनेंट है उसमें आई वाली रो और कॉलम छोड़ दो, आई वाला रो और कॉलम छोड़ो, और जो बाकी बच गए नंबर्स वो लिखो, 4 -1 3 एंड -4 लिख दिया। जे के साथ माइनस लगाना है बेटा, ध्यान रखना, अब मैं ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा। जे के साथ माइनस साइन लगाना है। ओके, अब जे वाला रो और कॉलम छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, बचा 3 -1 3 एंड -1 और बचा 2 एंड -4। अब के कैप, सिर्फ जे के साथ माइनस लगाना है बेटा, ये भी प्लस आएगा, ये भी प्लस आएगा। अब के वाला रो और कॉलम छोड़ो, के वाला रो और कॉलम छोड़ो, बचा 3 4 2 3। साथ साथ में लिखते जाइए,
एक क्वेश्चन मैं करके दे रहा हूं, एक आप करके दिखाएंगे। हो गया, ओके। अब आई कैप इनटू, बेटा जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट टू राइट, जो भी नंबर आएगा उसको एज इट इज लिख दो। 4 इंटू -4 -60। लेकिन जब उल्टा करेंगे मल्टीप्लाई इधर को, उसका साइन चेंज करना है। -1 इंटू 3 हो गया 3 माइनस, हाँ जी हाँ जी, आपकी वीडियो बहुत ज्यादा ब्लर है। यस सर। वीडियो ब्लर आ रहा है। यस सर। मैं जस्ट एक मिनट जरा नेटवर्क चेक कर लूं एक बार जरा। अच्छा गलत जगह जुड़ गया, जस्ट 1 मिनट। हाँ जी बेटा देखो अब ठीक हुआ। सर ब्लर है अभी भी। ब्लर आ रहा है अभी भी? यस सर। हाँ जी बेटा अब देखो जरा, तो पहले से थोड़ा बेटर है। ठीक हुआ? यस सर, देखो हो गया। हो गया सर। हो गया, चलो ठीक है बेटा। चलो मैं दोबारा बताता हूँ फिर से। जब हमें दो वेक्टर दिए हैं 3i कैप 4j कैप -k कैप, और दूसरा वेक्टर है b इक्वल टू 2i कैप 3j कैप -4k कैप, a क्रॉस b निकालने के लिए डॉट में तो आसान ही होता है ना, i वाला i से मल्टीप्लाई, j वाला j से, k वाला k से। क्रॉस में आपको एक डिटर्मिनेंट बनाना है। फर्स्ट रो में i j k लिखेंगे, सेकंड रो में a के कंपोनेंट्स 3 4 -1, थर्ड रो में b के कंपोनेंट्स 2 3 -4। इसके बाद आपने बनाने हैं तीन छोटे डिटर्मिनेंट्स 2 बाय 2 के, 2 बाय 2 के। आई कैप जब लिखना है इनटू करेंगे, आई वाला रो और कॉलम ड्रॉप कर दो, जो ये नंबर्स बच गए उनको इधर डाल दो। जे के साथ माइनस साइन लगाना है, और जे वाला कॉलम और रो ड्रॉप कर दो, ये दो नंबर और ये दो नंबर यहाँ पे लिखो। के कैप वाला रो और कॉलम छोड़ोगे तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे लिखोगे। होप कि ये स्टेप क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आपने मल्टीप्लाई राइट टू लेफ्ट करेंगे तो आपने सेम साइन डालना है जो आया। राइट टू लेफ्ट मल्टीप्लाई किया तो जो साइन आया -16, उसको -16 लिखना है। लेकिन जब उल्टा मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज कर देना। 3 को -1 से किया तो आएगा -3, लेकिन साइन चेंज करना है, +3 लिख देना है। डन। अब -j के इनटू, इधर को करेंगे जो साइन आया वही लिखना है -12। इधर को करेंगे साइन चेंज करना है, -1 इंटू 2 -2 साइन चेंज +2 लास्ट के कैप इनटू। इधर को करेंगे सेम साइन नो चेंज, ऐसे करेंगे तो साइन चेंज करो, +8 आ रहा है ना, -8 करो। बस अब नाउ इट इज गेम ऑफ नंबर्स ओनली। -16 + 3 -13 आई कैप, -12 + 2
-10 इंटू एक और माइनस +10 j कैप, 9 में से 8 माइनस करेंगे 1 यानी प्लस k कैप। ये बेटा a का वैल्यू आ गया। हाँ जी, किसी को बेटा दोबारा बोल दीजिए, मैं बता देता हूँ। सर हाँ जी प्लीज। सर जे के साथ माइनस क्यों लगा है? बेटा अभी याद करना है इसको। वैसे माइनस का चक्कर क्या होता है, यहाँ पे ना मैंने एक चीज लिखी नहीं, यहाँ सभी के साथ -1 रेज टू पावर रो नंबर और कॉलम नंबर। रो नंबर और कॉलम नंबर भी होता है, वो लिखा नहीं मैंने यहाँ पे, सभी के साथ आएगा। आई कैप का रो पहला, कॉलम भी पहला, पहली रो पहला कॉलम, 1 + 1 2, -1 को पावर देंगे इवन तो पॉजिटिव आएगा। जे का रो पहला कॉलम दूसरा, 1 + 2 3, और पावर आएगी माइनस आएगा। के का रो पहला कॉलम तीसरा, 1 + 3 4, फिर से इवन आ गया प्लस आएगा। बट अब याद रख लो ऐसी, क्योंकि ये थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने ये नहीं लिखा, तो इसको छोड़ दो बेटा। आप सिर्फ याद रखो जे के साथ माइनस लगाना है। चलो ये वाला नोट डाउन करो, और आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, अगर ए हो 3i कैप +2 j कैप -4k कैप, और बी हो 5i कैप +3 j कैप +k कैप। आप ये वाला करके दिखाइए मुझे जरा, क्या आंसर आता है। आपने कैप नहीं डालना, आप लिख देना सीधा आंसर, जैसे -13i +10j +k। कैप मत डालो, ऐसे लिख दो बेटा, कोई बात नहीं है। कैरी ऑन योरसेल्फ। चलिए क्रॉस प्रोडक्ट सीख गए सारे, कोई इशू नहीं होना चाहिए। अब आज मेरा टॉपिक अपना है टॉर्क। इजी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, और आप रूटीन में जो चीजें यूज करते हो बेटा वही से निकल आएगा। जो मैं लिखूंगा सारा, दैट इज ऑल अकरिंग इन योर रूटीन लाइफ। चैप्टर वैसे भी पूरा बहुत मजेदार है बेटा, और इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके जो आगे जेई मेन नीट के एग्जाम आने हैं, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है टॉर्क। तो समझाने के लिए मैं बात करता हूं, अपने पास ये है एक बेटा नट बोल्ट होता है ना, नट बोल्ट, जिसके ऊपर वो छोटा सा पीस चढ़ाते हैं, ये बोल्ट है। इसको खोलने के लिए क्या यूज करते हैं, चैट बॉक्स में लिखेंगे। इसको खोलना हो तो क्या यूज करते हैं, स्क्रू ड्राइवर नहीं, टॉर्क तो डिस्कस करूंगा अभी। क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, कौन सा टूल, कीज, कीज नहीं, कीज बेटा पंजाबी में होता है। ड्रिल, ड्रिल कहां से आ गया, रेंच लिखा एक बच्चे ने, अब ठीक है, रेंच, रेंच सही है बेटा, रेंच लिखा एक बच्चे ने, निकल गया नाम बच्चे का। प्लायर नहीं यूज करना, प्लायर नहीं यूज करना बेटा, इसको बोलते हैं स्पैनर। देखो काफी चीजों के नाम नहीं पता होते हमें। ये जो मैंने यूज किया, इसको स्पैनर कहते हैं। तो फिर स्क्रू गॉज कहाँ यूज होता है? स्क्रू गॉज तो बेटा मेजरमेंट के लिए यूज होता है, मेजरमेंट के लिए।
कि मुझे पेन पेन का ना थिकनेस निकालना कितना है। एक मिनट जरा, जस्ट 1 मिनट। बेटा ये है स्क्रू गॉज, इससे हम निकालते हैं पेन का थिकनेस या पेपर का थिकनेस। पेन को ना इसके अंदर रख के टाइट कर देंगे ऐसे। ये स्क्रू गॉज है। यहाँ पे कुछ ना स्केल बना हुआ है, हाँ नजर आ गया, थोड़े से डिविजन्स है ना यहाँ पे। यस सर। यहाँ से पढ़ते हैं कि कितनी रीडिंग है। तो ये तो बेटा स्क्रू गॉज का काम है डिस्टेंस निकालना, थिकनेस निकालना, उसमें यूज होता है। हाँ जी, इसको स्पैनर बोलते हैं। चलो अच्छा, अब मेरी बात, एक आपने और क्वेश्चन का आंसर देना है। ये स्पैनर अगर छोटा सा होता बेटा, इतना सा, मान लो टूट गया बेटा, क्या फर्क पड़ता है उससे? अगर टूट गया तो, अगर इतना सा ही होगा तो क्या क्या फर्क पड़ेगा उससे? हाँ, ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे कुणाल बेटा, ठीक है ठीक है, आपका आंसर, कुणाल का आंसर ठीक है। तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। एक्चुअली स्क्रू को, बोल्ट को घुमाने के लिए ज्यादा फोर्स चाहिए ऑफ कोर्स बेटा, टॉर्क चाहिए होता है। देखो मेरी बात सुनो, अगर हमने ना किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में लेके आना है तो हमें फोर्स लगाना पड़ता है, ऑब्जेक्ट को मोशन में लाना है। अगर एक नट को मोशन में लेके आना है, घुमाना है, उसके लिए फोर्स की जगह टॉर्क चाहिए। जो काम लीनियर मोशन में फोर्स करता है वही काम सर्कुलर मोशन में टॉर्क करता है। पंखा खड़ा है, ठीक है, उसको अगर रोटेशन में लेके आना है, वी नीड टॉर्क। लीनियर मोशन में कोई चेंज लाना है, उसको बोलते हैं फोर्स, फोर्स लगेगी उसके लिए। यानी अगर किसी ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट करना है, वी नीड फोर्स। लेकिन अगर किसी चीज को रोटेशनल एक्सेलरेशन देनी है, एंगुलर एक्सेलरेशन, तो चाहिए टॉर्क। तो फोर्स और टॉर्क सिमिलर ही है ऑलमोस्ट। फोर्स जो है वो लीनियर मोशन में काम करती है, टॉर्क जो है वो रोटेशनल मोशन में काम करता है। तो टॉर्क जो है वो किसी भी फोर्स का ट्विस्टिंग इफेक्ट होता है, ट्विस्टिंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स, या सो कॉल्ड रोटेशनल इफेक्ट ऑफ अ फोर्स, उसको बोलेंगे टॉर्क। आई थिंक पहले आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई। लीनियर मोशन में स्पीड को चेंज करने के लिए आपको फोर्स चाहिए, सर्कुलर मोशन में चेंज लाने के लिए टॉर्क चाहिए। बेटा टॉर्क का दूसरा नाम है मूवमेंट ऑफ फोर्स। मूवमेंट नहीं, वी नहीं आएगा, मूवमेंट ऑफ फोर्स को भी टॉर्क कहते हैं। तो टॉर्क दिखाता है कि किसी भी फोर्स का जो ट्विस्टिंग इफेक्ट है वो कैसा है, उसको टॉर्क कहते हैं। टॉर्क का दूसरा नाम जो है वो मूवमेंट ऑफ फोर्स। टॉर्क इन रोटेशनल मोशन, क्योंकि चैप्टर का जो शॉर्ट नेम है ना वो रोटेशनल मोशन है। तो रोटेशनल मोशन में टॉर्क जो है वो सेम रोल प्ले करता है एज फोर्स डज इन लीनियर मोशन। जब मोशन लाइन के अलॉन्ग होती है, उसमें जो काम फोर्स करता है, यानी कि मोशन में चेंज लेके आता है, वही काम रोटेशनल मोशन में टॉर्क ने करना है। ये डेफिनेशन फटाफट नोट डाउन करिए सारी।
अभी डायग्राम ड्रॉ नहीं करना आपने, ओनली डेफिनेशन। चलो अब लिखो बेटा, इट इज डिनोटेड बाय, इसको सिंबल देना है बेटा टाओ, इसको पढ़ना है टाओ, TAU, टाओ। कुछ बुक्स में ऐसे भी लिखा हुआ है, ऐसे भी चलेगा, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। चलिए अब इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए? तो जैसा कि आपने बोला अभी कि अगर ये टूट जाए यहां से तो हमें ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हमने इतना लंबा बेटा इसका लेंथ इसलिए रखा ताकि हमें सेम टॉर्क कम फोर्स से मिल जाए, है ना, यही काम था ना इसका। तो एक तो ये डिस्टेंस कितना है बेटा उस पर डिपेंड करता है कि फोर्स आप कहाँ लगाते हैं। इसको डिस्टेंस को अभी मैं R लिख देता हूं। सेंटर से कितना दूर जाके आपने फोर्स लगाया, मान लो फोर्स आपने ऐसे अप्लाई कर दिया, ये फोर्स है। नो डाउट मुझे पता आप ऐसे अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि आप इसके पीछे जो फैक्ट है वो जान चुके हैं ऑलरेडी। तो हम हमेशा फोर्स इधर को लगाते हैं, am I right? ऐसे। तो मैं अगर R वेक्टर इधर को है, उसके कंपैरिजन में फोर्स एंगल थीटा पे है। अगर मैं फोर्स के दो कंपोनेंट्स कर दूं बेटा, कंपोनेंट याद है ना, जिधर थीटा होता है उधर कॉस थीटा, और इधर को आएगा बेटा साइन थीटा। अब मुझे सोच के बताएंगे कौन सा कंपोनेंट, हाँ जी, जिधर थीटा उधर कॉस और राइट एंगल पे साइन। अब मुझे ये बताइए कि इस फोर्स का कौन सा कंपोनेंट, कॉस वाला कंपोनेंट या साइन वाला कंपोनेंट? रोटेशन कौन देता है? रोटेशन साइन वाला कंपोनेंट, बिल्कुल सही है। तो दैट मीन्स जो टॉर्क जो है ना वो होगा नंबर 1 कितना फोर्स लगाया हमने इधर को, F साइन थीटा। नंबर 2 कितना दूर जाके लगाया बेटा, R जितना बड़ा होगा उतना फोर्स का इफेक्ट ज्यादा होगा। जैसे आपने बताया अभी अभी कि यहां से अगर टूट जाएगी तो बेटा R कम रह गया। देखो इसको घुमाने के लिए फोर्स तो जो टॉर्क है वो तो उतना ही चाहिए। तो बेटा अगर R कम हो गया तो आपको फिर फोर्स बढ़ाना पड़ेगा ताकि R इंटू एफ साइन थीटा फिर से वही आ जाए पहले जितना। इसलिए आप इसको लंबा पीस लेते हो ताकि R बड़ा हो जाए और टॉर्क जो है वो इंक्रीज हो। हाँ ये आप सीख चुके हैं पहले से ही, आज भी किया हमने। A इंटू बी इंटू साइन थीटा आज ही किया, आज भी किया। A डॉट B, साइन थीटा क्या होता है? A क्रॉस B, A क्रॉस B। A क्रॉस B। तो मेरा टॉर्क क्या लिखना चाहिए? अगर ए बी साइन थीटा A क्रॉस B है तो आर एफ साइन थीटा शुड बी आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। बेटा इसीलिए मैंने आज दोबारा डिस्कस कर दिया है क्रॉस प्रोडक्ट। जो वर्क है वो स्केलर क्वांटिटी था, स्केलर था तो वो डॉट प्रोडक्ट से निकलता है। टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है और इसका जो R और F से रिलेशन है वो है R क्रॉस F। दोनों वेक्टर्स को क्रॉस करना पड़ता है, ठीक है। वर्क में आया था F डॉट डिस्प्लेसमेंट, वो डॉट प्रोडक्ट से निकलता है। टॉर्क निकालने के लिए क्रॉस करना है। अच्छा अब ये क्योंकि बाय एक्सपीरियंस आप बेटा छोटे होते से ना ये काम करते आए हैं, पंगे लेते आए हैं। सबसे पहले आपको जो टॉय वाली कार मिली थी ना जिसमें कोई बैटरी नहीं थी, उस कार का पहिया आपने बेटा बार बार घुमा के देखा,
पंगे लिए ना, छोटे होते शुरू कर दिए हमने बेटा, कभी हाथ ऐसे मारा, कभी यूं करके देखा, तो आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस हो गई कि हमारा जो मस्कुलर फोर्स है हाथ का, उसका बेस्ट टॉर्क तब मिलता है जब हम ना फोर्स को व्हील के टेंजेंशियली लगाते हैं। आपने जब जैसे जैसे बड़े होते चले गए, आपने सीख लिया कि बाद में यहाँ पे ना 2-3 बार हाथ मारो तो ये पहिया बहुत तेज हो जाता है, धीरे धीरे सीख गए आप। यानी आपको धीरे धीरे ये नॉलेज हो गया कि रेडियस के साथ फोर्स को राइट एंगल पे रखेंगे तो बेस्ट टॉर्क आएगा। ये आप जान चुके हैं अभी तक, क्योंकि आप जानते हैं ना कि साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है? 90 नहीं, मैक्सिमम कितनी होती है? 1। वो कब होती है? 90 90 ना? तो आप ये अभी तक जान चुके हैं कि थीटा को 90 रखा जाएगा ना तो बेस्ट टॉर्क आएगा। तो अब आप जानते हैं कि ये स्पैनर अगर नट के अंदर डाला तो आपने फोर्स इधर को लगानी है, ये आप जानते हैं पहले से, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस हो चुका है कि थीटा 90 रखा जाएगा तो बेस्ट टॉर्क मिलेगा। समझ आ गया है ना? थीटा 90 होगा तो बेस्ट टॉर्क आएगा। उस केस में टॉर्क होगा सिंपली इक्वल टू आर क्रॉस एफ की जगह आर एफ, साइन थीटा का वैल्यू दोबारा हो जाएगा। ये मैक्सिमम टॉर्क है। अच्छा, अब क्वेश्चन आया कि इसको हम अपनी रूटीन लाइफ में कहां कहां यूज करते हैं। जो टैप है ना बेटा, टैप, ये मैंने टैप बना दिया। टैप के ऊपर यहां पे एक हैंडल लगा होता है, समझ गए? मान लो ये हैंडल गायब हो, ये हैंडल अगर गायब हो बेटा, सिर्फ ये ऊपर डंडा सा जो है वो ही रह जाए, क्या टैप खोलना आसान होगा कि मुश्किल होगा? सर मुश्किल होगा। मुश्किल हो जाएगा। रीजन क्योंकि बेटा हाथ तो वही है, फिंगर्स में उतना ही फोर्स है, मस्कुलर फोर्स। अगर हम फोर्स को दूर जाके लगाएंगे ना, आर का वैल्यू बढ़ा देंगे तो मेरा टॉर्क ज्यादा हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे नॉब लगा देते हैं बेटा, ताकि इसको घुमाना आसान हो जाए। ये आपकी ना एक्सियल लाइन है जिसके अराउंड टैप का ये नॉब जो है ना घूमना था। जितना यहां से दूर जाके फोर्स लगाओगे उतना टॉर्क ज्यादा होगा। समझ गए? अब मैं एक बात करता हूं साइकिल के हैंडल की। साइकिल का हैंडल, ये उसका फ्रेम हो गया, ये आपका पैडल सिस्टम हो गया, और ये आपका साइकिल का हैंडल। तो कभी सोचा आपने कि हैंडल ऐसा क्यों बनाया होता है? ऐसा क्यों नहीं होता बेटा? सिंपल कि हैंडल को बस ऐसे ही पकड़ लो मुट्ठी में और उसको ऐसे ऐसे घुमाते रहो बेटा। सोचो जरा, काफी मुश्किल होगा, है ना? साइकिल का हैंडल रोटेट करने के लिए बेटा आप ऐसे थोड़ी करोगे कि इसको रॉड को पकड़ा ऐसे हाथ से और ऐसे चला रहे हैं एक ही हाथ से बेटा। तो हैंडल इतना बड़ा इसलिए बनाया ऐसे ताकि हमें अच्छा सा आर मिले। आर को बोलते हैं, कभी कभी एक और नाम दे देते हैं, लिवर आर्म। अगली क्लास में समझाऊंगा डिटेल में इसको। लिवर आर्म हम बढ़ाना चाहते हैं। एक्चुअली जो आर साइन थीटा का वैल्यू है मैं कर देता हूँ, तो टाइम है अपने पास, जस्ट आपने ये डायग्राम मेरे साथ साथ पूरा करना है सेम वे। ये देखो बेटा, अगर मैं फोर्स को पीछे को एक्सटेंड कर दूं ना, ये एंगल और ये एंगल सेम होगा बेटा। देखो जरा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और यहां से एक मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं,
ये एंगल 90 डिग्री है। इसको मैं एक और तरह से लिख सकता हूं, ध्यान से देखिए। इसको मैं लिख रहा हूं डिस्टेंस को d, ये जो मैंने थिक ड्रॉ किया है d इज परपेंडिकुलर। d को अगर मैं हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर दूं, राइट एंगल टू एंगल, d इज परपेंडिकुलर, r इज हाइपोटेन्यूज, तो आएगा अपने पास साइन थीटा। तो d इक्वल टू r साइन थीटा। इज इट ओके बेटा? r को ऊपर ले गए, r साइन थीटा को मैंने पुट कर दिया d, तो टॉर्क का एक और फॉर्मूला आ गया F इंटू डी। बेटा d को बोलते हैं लीवर आर्म। शायद किसी छोटी क्लास में आपने लीवर पढ़ा होगा, नहीं वो अपनी बॉडी वाला लीवर नहीं, वो प्रिंसिपल ऑफ लीवर के बड़ा सा पत्थर अगर आगे पुश करना है, उसके नीचे एक डंडा घुसाओ, फिर उसको पुश करो, ऐसे। लीवर याद आया आपको? हाँ, तो लीवर आर्म वो आर साइन थीटा होती है। ध्यान सुनो, ध्यान से। जो फोर्स हमने लगाया, उस फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है, जिस लाइन के लॉन्ग फोर्स लग रही है, वो लाइन सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है उसका, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मैं डेफिनेशन आपको लिखवाता हूं, रुक जाओ, जगह थोड़ी कम पड़ रही है बोर्ड पे। लीवर आर्म जो है वो फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है, जिस लाइन के लॉन्ग फोर्स लगी ना, उस लाइन का सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, उसी को लीवर आर्म कहते हैं। तो लीवर आर्म जितना बड़ा होगा गिवन फोर्स के लिए, उतना हमें ज्यादा टॉर्क मिलेगा। तो लीवर आर्म बढ़ाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है आर को इंक्रीज करो, फोर्स को दूर 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 और दूर जाके लगाओ, आर को इंक्रीज करो। दूसरा तरीका है लीवर आर्म को बढ़ाने का, थीटा का वैल्यू ऐसा रखो ताकि साइन थीटा मैक्सिमम आ जाए 1, यानी कि फोर्स इधर को अप्लाई करो, उस केस में आएगा बेस्ट लीवर आर्म। मेरे बात समझ आ गई? लीवर आर्म बढ़ाने के लिए, क्योंकि लीवर आर्म जो है ना वो आर साइन थीटा के बराबर है। फोर्स एज फार एज फ्रॉम द सेंटर, जितना दूर जा सकते हो उतना दूर अप्लाई करो, नंबर 1। नंबर 2, जो थीटा है उसको 90 डिग्री रखो, थीटा को 90 डिग्री रखो बेटा। एक मिनट जरा, अब ये बेटा डोर है, डोर है ना, डोर हैंडल, हैंडल कहाँ लगाया होता है? एक्सट्रीम पे। हैंडल नजर आ गया आपको? जहां से मैंने पकड़ा हुआ है हैंडल है। यस सर। हाँ, हैंडल इतना दूर क्यों लगाया? ताकि लिवर आर्म को इंक्रीज किया जा सके, लिवर आर्म को बढ़ाने के लिए। डोर का हैंडल जो है वो ये है अपनी एक्सिस, जिसके अराउंड घूमना था, इसके अराउंड घूमता है पूरा डोर ऐसे। एक्सिस से जितना हम दूर आ जाएंगे उतना लिवर आर्म बड़ा हो जाएगा। वैसे भी आप दरवाजे को खोलना हो बंद करना हो यहाँ से पकड़ते हो, और आपको ये भी पता है कि फोर्स इसके साथ राइट एंगल पे लगाना है, तो परपेंडिकुलर, क्योंकि ये आप बाय एक्सपीरियंस लर्न कर चुके हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि फिजिक्स जो है ना उसमें बेटा एग्जाम्पल्स आपके घर के अंदर ही होते हैं सारे, वही से मिल जाते। चलो अब ये बताओ कि कार का स्टीयरिंग व्हील तो होता है छोटा सा बेटा, पापा चलाते हैं ना कार, और जो बस का स्टीयरिंग व्हील है, बस का स्टीयरिंग व्हील वो बहुत बड़ा होता है बेटा, ऐसे घुमाते हैं उसको, ड्राइवर देखे होंगे आपने। तो बस का स्टीयरिंग व्हील बड़ा क्यों है बेटा, सोच के बताइए। ज्यादा फोर्स लगता है टायर्स रोटेट करने में, उसके लिए ज्यादा टॉर्क चाहिए, टॉर्क। तो बेटा मसल तो वही है ना, मेरे तो अच्छे नहीं है खैर, मसल वही है, मसल वही है,
तो फिर फोर्स तो उतना ही मिलना है। तो हम टॉर्क को इंक्रीज करने के लिए सेंटर से डिस्टेंस ऑफ द फोर्स अप्लाइड बढ़ा देंगे, राइट। कार का स्टीयरिंग छोटा, जो बच्चों की कार होती है उसका और भी छोटा सा ही होता है बेटा, है ना। जो हमारी कार है उसका थोड़ा बड़ा, लेकिन बस का स्टीयरिंग बहुत बड़ा होता है बेटा, इतना ऐसे घुमाना पड़ता है, समझ गए। हाँ, टॉर्क को इंक्रीज करने के लिए बस के व्हील घुमाने के लिए ज्यादा टॉर्क की जरूरत पड़ेगी, तो बड़ा स्टीयरिंग व्हील लगाना पड़ेगा। अच्छा चलिए, सारा कुछ क्लियर हो गया। अच्छा ये नोट डाउन भी कर लीजिए। अभी मैंने आपको डेफिनेशन लिखवानी है, एक लीवर आर्म क्या है। ये छोड़ दीजिए, ये तो मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए बता दिया मैंने, साइकिल एटसेट्रा। टैब भी समझ आ गया आपको। टैब का हैंडल बड़ा लगाना है ताकि हम लीवर आर्म को इंक्रीज कर सकें। हाँ जी, अब लीवर आर्म की डेफिनेशन। लीवर आर्म इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हाँ सर थोड़ा हाँ कैमरा स्ट्रेट कर दो। अभी कर रहा हूँ बेटा, अब ठीक है। यस Yes, sir. Liver arm is perpendicular distance of line of action of force। फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ रोटेशन। उसको बोलते हैं लीवर आर्म। ये डेफिनेशन भी ऐड कर देना है। ये जो बेटा कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, प्लायर है, उसमें ये हैंडल बड़े बड़े लगाए होते हैं। इसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, जितना हम एक्सिस से दूर जाके फोर्स लगाएंगे उतना हमें टॉर्क ज्यादा अच्छा मिलेगा। टॉर्क को इंक्रीज करता है बेटा। लीवर आर्म इंक्रीज हो गया तो सेम फोर्स से हम बेटा ज्यादा टॉर्क लगा पाएंगे। इसी को सोचो कि यहां से दबाना हो बेटा मुश्किल होगा, और आगे से दबाना हो और मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लीवर आर्म छोटी हो जाएगी। मैंने आपको डोर का एग्जांपल दे दिया, साइकिल के हैंडल का एग्जांपल दे दिया, स्टीयरिंग व्हील का एग्जांपल दे दिया, प्लायर का एग्जांपल दे दिया, और ये आपके पास स्पैनर तो आपके सामने ही है, रेंच भी होता है, ठीक है। स्क्रू ड्राइवर का भी हैंडल पीछे से मोटा बनाना पड़ता है, और मैंने डोर हैंडल का एग्जांपल दे दिया। होप के समझ आ गया होगा। तो टॉर्क में दो चीजें मैटर करती हैं, नंबर वन फोर्स, नंबर टू फोर्स को कितने डिस्टेंस पे लगाया, और तीसरा मैटर करता है कि फोर्स को कितने एंगल पे लगाया। एंगल को 90 करेंगे तो बेस्ट टॉर्क आएगा। चलिए, दैट इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। सर इसका सर एसआई यूनिट न्यूटन